क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार। किसी भी देश में नागरिकों की जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था में गति देने के लिए और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है देश की एनर्जी सिक्योरिटी। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बीते 5 सालों में क्या सुधार किए गए, उसका असर ज़मीन पर कितना पड़ा और आम जीवन पर कितना इसका सकारात्मक असर पड़ा, समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हैं देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर आर के सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिशन आपने चलाया, ज़मीन पर क्या असर दिखा और आंकड़ों के लिहाज से क्या आप जिस मिशन की शुरुआत सरकार ने की थी ऊर्जा क्षेत्र में, क्या आप उसे लेकर के संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोगों की सरकार ने पिछले 4-5 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र का तो आयाम ही बदल दिया है। इसके पहले देशवासियों को याद होगा कि लोड शेडिंग हुआ करता था, घंटों घंटों, 7 घंटे 8 घंटे। हम लोग पावर डेफिसिट थे, जितने ऊर्जा की आवश्यकता थी, जितने बिजली की आवश्यकता थी, उतना हम जनरेट नहीं कर पाते थे। पिछले 4-5 वर्षों में हमने देश को पावर डेफिसिट से बदल करके अब पावर सरप्लस कर दिया। अब जितने इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, हमारी उत्पादन क्षमता उससे दुगुना है। हम अपने देश को पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस बना दिए। आज कभी ऐसा होता था कि रिक्वायरमेंट के अनुसार पावर नहीं था, आज हम पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, नेपाल के। पहला हम लोगों ने ये आमूल परिवर्तन किया। दूसरा आमूल परिवर्तन हमने यह किया कि देश के कई भाग ग्रिड से जुड़े हुए नहीं थे। लद्दाख, द्रास, कारगिल, ये उत्तर पूर्व इत्यादि, हम लोगों ने देश के हर कोने को एक ग्रिड में बांधा है। और हमारा ग्रिड आज के दिन में एकीकृत ग्रिड अगर आप लें तो दुनिया के सबसे बड़े ग्रिडों में से एक है। पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ा है, लद्दाख, द्रास, कारगिल समेत। और अब आज के समय में हम 99,000 मेगावाट देश के किसी कोने से किसी कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो हम अपना जनरेशन बढ़ा लिए हैं ताकि हमारी आवश्यकता से ज़्यादा हो, हम अब जनरेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पावर को किसी भी कोने में पहुंचाने की क्षमता आज हम रखते हैं। दूसरा काम हमने यह किया है। तो आज के दिन में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, कोई भी राज्य जितना बिजली चाहे उतनी बिजली हम वहाँ पहुँचाने की क्षमता रखते हैं, जनरेट करने और पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। तीसरी बात, ये पहली बार हुआ है आज़ादी की, या ये सब आज़ादी के पहली बार हम लोगों ने किया, हम लोग की सरकार ने किया। सोचिए, आज़ादी के 70 साल हो गए, हम लोग की सरकार ने पहली बार यह किया। हम लोग की सरकार ने पहली बार हर एक गाँव को जोड़ा, हर गांव तक हमने बिजली पहुंचाई। चाहे उत्तर पूर्व का सुदूर किनारा हो, ये म्यांमार और ये तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर, या नहीं तो ये राजस्थान के ये मेरू भूमि में कहीं पर कुछ गांव हो, कस्बे हो, एक एक को हमने जोड़ा है। ये हम लोगों ने किया है आज़ादी के इतने साल के बाद। हम लोगों ने उसके बाद फिर हर घर को जोड़ा। यह भी कभी कोई सोचता नहीं था। हम लोगों ने ये मार्च 19 तक 17-18 महीनों में करीब 2,64,00,000 घरों को जोड़ा है बिजली से, जहाँ तक बिजली थी ही नहीं, जहाँ बिजली कभी पहुँची नहीं। 2,64,00,000 घर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना था कि साहब, इतना बड़ा ये एक्सेस में बढ़ोतरी दुनिया में कभी किसी देश में नहीं हुआ है इतने कम समय में। एक साथ 2,26.4 मिलियन पीपल को बिजली कनेक्शन दे करके एक एक घर को जोड़ने का काम पहली बार किसी देश ने किया है। इतने ये 16-17 महीने तो हम लोगों ने किया। ये हम लोगों ने एकदम बिल्कुल आमूल परिवर्तन कर दिया, सरप्लस कर दिया, हर कोने में पहुंचाने की व्यवस्था कर दी और हर घर जोड़ दिया। तो सिंह साहब, बड़ा कॉम्प्लेक्स सेक्टर है और इस पूरे इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए कई राज्यों के साथ आपको मिलकर काम करना पड़ता है। आप कन्वेंशनल एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर और MNRE पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं। तो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टेट्स के साथ किस तरह से आप लेकर के जा पाए, और क्या जो AT&C लॉसेज जो सबसे बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, उसमें भी कुछ कमी आई है? उसमें भी कमी आई। ये तो बात सही है कि हम लोग का एक फेडरल सिस्टम है जिसमें कि हम राज्य सरकारों के साथ मिल करके काम करते हैं और हम लोग इस क्षेत्र में मिल करके काम कर रहे हैं।
ये कोई भी पॉलिटिकल कलर हो किसी भी राज्य का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में हम लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं। इसी से यह संभव हुआ कि हर गांव को कनेक्ट कर सके और हर घर को कनेक्ट कर सके। अब ये आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, वो लॉसेज की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का रोल अहम है जी। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, राज्य सरकार के अधीन काम करती हैं। उनमें बहुत सारे कंपनियों में लॉसेज बहुत हैं और लॉसेज के कारण ही उन राज्यों में जितना लोगों को बिजली चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उतना खरीद नहीं पाती, हालांकि बिजली हमारे पास उपलब्ध है। तो लॉसेज में कमी आई है। इसके लिए हम लोगों ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था उदय। उसके अंतर्गत हम लोगों ने राज्य सरकारों के साथ बैठ करके एक ट्रेजेक्ट्री वर्कआउट किया था कि इस हिसाब से हम लॉसेज कम करेंगे। तो लॉसेज कम हुई हैं, लेकिन उस ट्रेजेक्ट्री जो हम लोगों ने राज्य सरकारों के साथ करार किया था उस उतना तक नहीं हुआ है। कम हुआ है इतना कि 18-19 के ऑडिटेड आंकड़े हैं हमारे पास, तो 18-19 में 18.19% आ गया लॉसेस। उसके पहले 17-18 में वो 22.32% के आसपास था, यानी कि 4% के आसपास हमारा कम हुआ। सो ये 17-18 की बात है। 16-17 में करीब 23% था, यानी कि 16-17 में से 17-18 में कमा, 17-18 से 18-19 में कमा। 19-20 का अभी जब कि मार्च ख़त्म होगा उसके बाद फिर ऑडिटेड फिगर्स आएंगे तो फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम लोग का टारगेट था कुछ ज़्यादा। हम लोग का टारगेट था कि कम से कम ये 18-19 तक या मार्च 19 तक हम आ जाएं 15% के आसपास। एक दो कुछ डिस्काउंट्स को छोड़ करके वो नहीं आ पाए, तो ये हम लोग को संतुष्ट नहीं करता है। कम हुआ लेकिन संतुष्ट नहीं करता है। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने पहल की है, राज्य सरकारों से बात की है, बैठकें की हैं, उनको बताया है कि ये कार्रवाई करने की ज़रूरत हुई। फिर हम 18.19% से, ये एवरेज है, कुछ राज्यों का ज़्यादा है, तो हम वहाँ से लेकर के फिर 15% नहीं 12% तक ले आने के लिए हम फिर ट्रेजेक्ट्री बनावेंगे। और इस बार हम उसको लिंक कर दे रहे हैं इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स के साथ। जो हमारा नई योजना है इसमें ये हम लोग राज्य सरकार के साथ बैठ करके वर्कआउट करेंगे कि आपके लॉसेज कैसे कैसे कम किया जा सकता है और किस साल में कितना लॉस कम करिएगा, उसके लिए हम उनको सहायता देंगे। अब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे आता हूँ। किसानों को ऊर्जा सुरक्षा देने के साथ साथ उनको ऊर्जादाता बनाने के लिए भी आपने कदम उठाया, उसका क्या असर पड़ा है? और साथ ही साथ पूरे देश में एग्रीकल्चर को एज ए स्टेक होल्डर आप किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और वहाँ पर रिफॉर्म्स की ओर देख रहे हैं, उसकी दिशा क्या है? आप लोगों ने क्या इन्वेस्टाइज किया है? अभी देखिए, किसानों को रात में जग करके ये अपना खेत का पटवन करना पड़ता है, उसको बदलना होगा। और ये अकाउंटिंग जो एग्रीकल्चर में जाता है, ये सब्सिडाइज सेक्टर, उसकी अकाउंटिंग सही नहीं होती थी, तो हम लोगों ने कहा कि आप एग्रीकल्चर के फीडर को अलग कर दीजिए। उसके लिए हम लोगों ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की और बहुत सारे एग्रीकल्चर फीडर अलग हुए हैं। तो वहाँ पर कृषि के लिए बिजली अब दिन में भी मिल जाती है और ठीक ठाक मिल जाती है। हम इसको लेकिन ले जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। अब हम हर एक फीडर को सोलराइज कर रहे हैं ताकि कृषि में जो बिजली जाए वो रिन्यूएबल जाए और वो दिन के समय जाए, ताकि दिन में किसान अपने खेत का पटवन कर सकें। तो यह किसानों को बिजली उपलब्ध कराएंगे अब सस्ते दर पर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का दर सस्ता है, और हम दिन में उपलब्ध करावेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कृषि फीडर अलग कीजिए और हम लोग उसको सोलर से करेंगे। इसके साथ ही साथ हम यह भी व्यवस्था रखे हैं कि अगर आप जैसे ये सोलर हमने लगा दिया आपके पंप पर, तो जितना सोलर का आपने इस्तेमाल किया वो तो ठीक है, हो गया, बाकी जो आपका सरप्लस है वो हम खरीद लेंगे, तो इससे किसान को इनकम भी मिलेगा। इसके अलावा एक और व्यवस्था हमने किया है कि किसान अपने बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगा सकता है, उसकी ऊर्जा को हम खरीद लेंगे और किसान को उसे, और अपनी बंजर ज़मीन से भी समझिए कि वो प्रति एकड़ साल में 50 से 60 हज़ार रुपया तक का इनकम हो जाएगा। तो हम किसान को एक तो बिजली सुलभ कराएंगे, दिन में सुलभ कराएंगे, और उसके साथ ही साथ हम उसको इनकम भी देंगे, पास पहुँच। आज के दिन में हमारी जो स्थापित क्षमता है
उसका करीब 38%, 37.6% हमारा रिन्यूएबल है। तो ये भी मेजर शिफ्ट है। हाँ, ये भी एक ये दुनिया का अटेंशन कैप्चर किया और सब अप्रिशिएट कर रहा है कि साहब इंडिया ने इतना रिन्यूएबल में प्रगति किया। और आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक तरह से लीड हम किया लोगों ने इंडिया ने, राइट। और सारी दुनिया पीछे चल रही है Yes. भारत में, तो वो एक बड़े मिशन की तरफ है जिसमें प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अब आज के दिन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 86 देश ये सिग्नेटरी हो गए, 86। मतलब ये तो इतिहास में लिखा जाएगा ऑब्वियसली, भारत जो लीड ले रहा है। सर, अब मैं आता हूँ टैरिफ्स पे। क्या आप हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को, हमारे उपभोक्ताओं को ये विश्वास दिला सकते हैं कि जो टैरिफ्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, वो अफोर्डेबल रहेंगी लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल देखिए, और हम लोगों ने किया है वो एकदम बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। अगर आप 14-15 से लें तो 14-15 से लेकर के आज तक कोयला का दाम और रेलवे फ्रेट का दाम कुल मिला करके कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है इनपुट का 45%। और हमने पावर में जो ये पावर का कॉस्ट एनटीपीसी में जो इंक्रीज़ हुआ कितना है 6%। 39% जो इंक्रीज़ हुआ इनपुट्स में, उसको हम लोगों ने एब्जॉर्व किया बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। हम लोगों ने 3-4 मेजर्स लिए। एक मेजर यह लिया हम लोगों ने कि जैसे किसी भी कोई थर्मल प्लांट था, उसको जहाँ कोयला मिलता था दूर से मिलता था, जबकि नज़दीक में माइन उपलब्ध था, तो उसको रैशनलाइज कर दिया, तो उससे कॉस्ट कम हुआ। दूसरा हम लोगों ने किया कि कुछ एफिशिएंट प्लांट हैं जो नए बने, कुछ इनएफिशिएंट प्लांट हैं जो पुराने टेक्नोलॉजी में है। तो अब इनएफिशिएंट प्लांट में ज़्यादा ये पैसा लगता है पावर जनरेट करने में, एफिशिएंट प्लांट में पावर जनरेट कर कम पैसा लगता है। तो हम लोगों ने फ्लेक्सिबलाइजेशन कर दिया, उसको परमिट कर दिया कि अगर आपका ये इसमें कैपेसिटी उपलब्ध है एफिशिएंट प्लांट में तो उसको पहले चलाइएगा। उससे हमारा रेट कम हुआ। और मेरिट ऑर्डर डिस्पैच हमने कर दिया कि जो एफिशिएंट प्लांट हैं वो पहले अपना पावर डिस्पैच करेंगे। तो ये सब मिला जुला करके हमने ये एफिशिएंसी की है कि इतना 39% जो इंक्रीज होना चाहिए था वो हमने एब्जॉर्ब कर दिया है। और एक्चुअली इसको इसी मेजर से हमने सेविंग कर लिया है, करीब 1100 करोड़ पर ईयर हमने सेविंग कर दिया है पावर कॉस्ट में। दूसरा, ये पावर कॉस्ट कम करने के लिए हमने एक रिवाइज टैरिफ पॉलिसी बनाई है जो कि अभी अप्रूवल के प्रोसेस में है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। उसके अंतर्गत हम ये कंज्यूमर के दृष्टिकोण से हमने कुछ निर्णय उसमें डाला है। एक ये निर्णय यह डाला है कि साहब आप अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इनएफिशिएंट है, आप उसका लॉस ज़्यादा है, तो अपने एफिशिएंसी का बर्डन आप कंज्यूमर पर नहीं डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आप कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं इनएफिशिएंसी के कारण और लॉस के कारण ज़्यादा पैसा, वो 12% से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसको हम एकाएक नहीं करेंगे, वो 3 साल में हम उतना तक लाएंगे। दूसरा हमने कहा है कि साहब ये कंज्यूमर्स के राइट्स को देखते हुए कि आप किसी भी कंज्यूमर से जो आपको सप्लाई करने का कॉस्ट है उतना प्लस जो आपका प्रॉफिट है वो दोनों जोड़ करके उससे ऊपर मैक्सिमम 20% तक चार्ज कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। तो कंज्यूमर के अधिकार का एक चार्टर हमने बनाया है जो कि हम अभी सर्कुलेट करने वाले हैं। कंज्यूमर के अधिकार का चार्टर यह कहता है कि आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करिएगा तो इतने दिनों में आपको कनेक्शन देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं और कोई आपके पास सार्थक कारण नहीं है कि आपने वो अगर 7 दिन है तो 7 दिन में क्यों नहीं दिया, तो आप पर पेनल्टी लगेगा जो कि कंज्यूमर के खाते में जाएगा। ये नहीं हो सकता है कि साहब जाओ मैं नहीं देता, या हमारा दान दक्षिणा दो, ये कनीय अभियंता अगर का तब जाके कनेक्शन ले, सब अब नहीं हो सकता। ये हमने सिटीजन चार्टर बनाया, हम सर्कुलेट करेंगे और इसको हम एडॉप्ट करावेंगे। तो इसको कंज्यूमर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर जो आपने कहा, लेकिन अभी तो आप शायद इसको कैबिनेट को भेजेंगे, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा। टैरिफ पॉलिसी कैबिनेट में है हमारा, सिटीजन चार्टर हमारा ड्राफ्ट हो गया। अब उसको हमको कैबिनेट जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कानून में है, और उसको हम सर्कुलेट करके उसको अडॉप्ट करावेंगे। तो स्टेट्स क्या इसको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेंगे? सारी बातें, अच्छा, हमने ये सारी बातें राज्य सरकारों को बताई है कि हम ये ला रहे हैं। एक चीज़ और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कंज्यूमर राइट्स है,
अब वो कंज्यूमर राइट यह है कि ये आपको लाइसेंस मिला है इस क्षेत्र में आपूर्ति करने के लिए, आपका यह काम है कि आप हमको 24 घंटे बिजली दें। अगर आप नहीं देंगे, मान लीजिए बिना कारण के लोड शेडिंग करते हैं, तो आपको हमको पेनल्टी देना होगा। किस और कदम उठा रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिंह साहब, अगर अब हम आपसे ये समझना चाहें कि आगे जाते हुए आपकी जो मेजर पॉलिसी जो फोकस है वो क्या होने जा रहा है, क्योंकि आपने एक तरह से हर गांव को जोड़ा, हर घर को जोड़ा और उसके बाद आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो आगे जाते हुए क्या कुछ बड़े फोकस पॉइंट होने जा रहे हैं आपके? देखिए, ये एक तो प्रधानमंत्री ने का यह सपना था कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, वो हम लोगों ने पूरा किया। उन्होंने लाल किले से कहा था। दूसरा इनका सपना था कि हर घर तक हम बिजली पहुंचाएंगे, वो हमने पूरा किया। तीसरा इनका यह है सपना कि हम किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बनावें। ये किस्म योजना के अंतर्गत हम पूरा करेंगे, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब किसान हमारा अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा, ये भी हम करेंगे। उसके बाद फिर एक इनका प्रधानमंत्री कहना है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बार बार कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा तो मेक इन इंडिया नहीं होगा, और मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने वो जो कहा सिटीजन चार्टर कि कनेक्शन कितने दिन में देना है, ये पूरे देश में लागू होगा, सिर्फ कहीं नहीं। ये नॉर्मल कंज्यूमर और इंडस्ट्री दोनों के सबके लिए, ठीक। हाँ, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए अलग टाइम लाइन है, इंडस्ट्री के लिए अलग टाइम लाइन है। इसलिए कि इंडस्ट्री के लिए आपको हाई टेंशन ले जाना पड़ता है और उसको आपको सब स्टेशन टाइप बनाना पड़ता है, तो उसके लिए अलग टाइम लाइन, लेकिन टाइम लाइन उसके लिए भी है और टाइम लाइन डोमेस्टिक के लिए भी है। इसी तरह से इंडस्ट्री को, और चाहे इंडस्ट्री का जो अभी टैरिफ है वो समझिए कि 9 रुपये 10 रुपये, जबकि आपको एवरेज पावर ये कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई 4 साढ़े 4 रुपये है। इंडस्ट्री का टैरिफ 9 रुपया 10 रुपया 11 रुपया। मेक इन इंडिया कहाँ से होगा? ये नीति आयोग बार बार उठाता है। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ से होगा? उसको कम करने के लिए हम लोगों ने, एक तो हमने कह दिया कि साहब आप किसी से ओवर चार्ज नहीं कर सकते, जो आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई है प्लस आपका जो प्रॉफिट है वो ले लीजिए, अब प्लस 20% ले लीजिए। तो इंडस्ट्री का टैरिफ और सबका टैरिफ करीब करीब कम आ जाएगा। और हमारा ये कहना है कि किसी को आपको सब्सिडी देना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ट्रांसपेरेंसी भी आएगा, यह भी प्रधानमंत्री कहना है कि डीबीटी। उसके बाद फिर एक ओपन एक्सेस का प्रावधान लॉ में है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। मतलब ओपन एक्सेस का मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसको चॉइस का मतलब है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम बिजली आपसे नहीं लेकर के हम उससे लेंगे, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके थ्रू आपको बिजली आएगी। आप ट्रांसमिशन का चार्ज दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज दीजिएगा, लेकिन बिजली आप जहाँ से चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। ओपन एक्सेस इसको आता है। तो इसको ये एक्ट में रहने के बावजूद लोग जल्दी लागू नहीं कर रहे थे, उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है नए टैरिफ पॉलिसी में। तो ओपन एक्सेस हो जाएगा तो अगर इंडस्ट्री को ये इंडस्ट्री या कि मेक इन इंडिया के लिए टैरिफ कम हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि यहाँ पर हमको बिजली ज़्यादा महंगा मिल रहा है, वहाँ पर हमको सस्ता मिल रहा है, वहाँ से ले लेगा। तो कंपटीशन भी होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए, और फिर हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ वो कम हो जाएगा। तो और कंज्यूमर को चॉइस हो जाएगा। तो यही हमारा मूल मंत्र है कि एक तो जो उपभोक्ता है उसको चॉइस होना चाहिए, उपभोक्ता को जो सर्विस है वो सर्विस होना चाहिए। हम लोग यहाँ उपभोक्ता को सर्व करने के लिए, और वो उपभोक्ता का जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो मिनिमम होना चाहिए, ये हमारे। तो ईज ऑफ लिविंग जो आप कह रहे हैं, जो बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग, हाँ, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की। सर अगर लेकिन हम आपसे आपकी राय हम ये समझना चाहें, आपने मंत्रालय की राय समझना चाहें, जो ये सब्सिडी स्कीम है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी जो राज्य सरकारें देती हैं किसी भी स्टेक होल्डर्स के लिए हो, उसका एक आदर्श रूप क्या होना चाहिए? अगर सब्सिडी कोई देना भी चाहता है तो वो किस तरह से दे, क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू है। हाँ, ये लेकिन एक्ट में ही लिखा हुआ है, सोचिए। और ये एक्ट आज नहीं बना, यह कानून 2003 का है। उसमें लिखा हुआ है कि अमूमन सब्सिडी अगर देना है तो डायरेक्टली कंज्यूमर को दे दीजिए, उनके खाते में दीजिए, एक्ट में लिखा हुआ।
टैरिफ पॉलिसी में लिखा हुआ है 2016 का टैरिफ पॉलिसी कि उसको आप कंज्यूमर के खाते में दे दीजिए, और इसको हम फिर ये नए टैरिफ पॉलिसी में ला रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कीजिए। इससे क्या होता है, इससे ये एक पारदर्शिता आती है कि कितना आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो अकाउंट्स क्लियर रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर बोझ नहीं पड़ता है। आजकल दिक्कत यह हो रहा है कि अब राज्य सरकारें बोल देती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कि साहब आप ये फलाने कोटि के कंज्यूमर्स को ये सब्सिडी दे दीजिए, यानी कि उनसे ₹1 पर यूनिट चार्ज कीजिए या ₹2 पर यूनिट पर चार्ज कीजिए। कानून कहता है कि या तो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दीजिए, या जो सब्सिडी आप अनाउंस करते हैं कि उसको आप इन एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे दीजिए। ये नहीं देते हैं, सब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से दिलवा दिया कम दर पर पावर, और जो इनको सब्सिडी देना है वो देर सवेर देते हैं, कम देते हैं, जितना देना चाहिए नहीं देते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का घाटा है जो हम लोग बात कर रहे थे 18.19% था 18-19 में, वो उसका मुख्य कारण एक ही यह भी है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सब्सिडी देना है दीजिए, आप सरकार हैं, चुने हुए सरकार, जितना सब्सिडी देना है दीजिए। आपको फ्री बिजली देना है एकदम दे दीजिए, उसका पैसा आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे दीजिए, क्योंकि बिजली फ्री है नहीं। बिल्कुल। कंज्यूमर्स के लिए जो स्मार्ट मीटरिंग की बात हो रही है, क्या उसको भी अब प्रमोट करने के लिए अगले कुछ दिनों हम देखेंगे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये अब डिजिटल का समय आ गया है, हमको भी डिजिटल होना है, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग हम ला रहे हैं। इसी समय में दुनिया के जो विकसित देश हैं वहाँ भी अभी आ रहा है स्मार्ट मीटर, हम भी ला रहे हैं। स्मार्ट मीटर का यह है, और वो प्रीपेड होगा, उसका यह है एडवांटेज कि आप टाइम ऑफ डे टैरिफ ला सकते हैं, यानी कि जिस समय कि जनरेशन की बहुतायत है उस समय आपका पावर का कॉस्ट कम होगा, जिस समय की पीक डिमांड है थोड़ा सा बढ़ेगा, डायनेमिक पावर प्राइसिंग होगा, उसका ये एडवांटेज है। तो वायबिलिटी सेक्टर की बढ़ेगी। दूसरा यह एडवांटेज है उसमें कि आप अपने सहूलियत के अनुसार उसके पेमेंट ये क्रेडिट कर सकते हैं प्रीपेड में। सर, अंत में अगर हम ये समझना चाहें कि जो सरकार का फोकस अब जाते हुए इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी पे है, और ईईएसएल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, एक ऐसी पीएसयू कंपनी जिन्होंने उजाला के जरिए पूरे देश का नक्शा बदला, उनका फोकस बहुत ज़्यादा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने पे हो, तो जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी शायद आपको ही आगे आकर के उसको ड्राइव करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ प्लान? हम लोगों ने पॉलिसी निकाली, उस पॉलिसी के अनुसार हम ये कह रहे हैं, हमने पॉलिसी निकाल दिया कि अगर कार का चार्जिंग आप घर में करिएगा, रात में आप लगा करके सो जाइए, आपको डोमेस्टिक रेट लगेगा, कार चार्जिंग, कमर्शियल नहीं लगेगा। अगर आप ये चार्जिंग स्टेशन पर करते हैं कि ये तो आपको बिजली का जो दर है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई पर होगा। तो आपको बिजली हम दे रहे हैं एट एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, और चार्जिंग स्टेशंस हम लगाने का कवायद कर रहे हैं। तो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस लग गए और बहुत सारे और लग रहे हैं। ये धीरे धीरे ये बढ़ेगा, धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होगी, और ऑलरेडी आप देखेंगे कि बढ़ोतरी हो रही है। 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या इलेक्ट्रिक बसेज हो। हम लोगों की सरकार ने एक फेम योजना लाई जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री लगाती है। उसमें बहुत सारे बसेज, इलेक्ट्रिक बसेज सैंक्शन हुए हैं, बहुत सारे 2 व्हीलर सैंक्शन हुए हैं, और चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी प्रावधान है उसमें, वो भी हुआ है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं उस ओर। अंत में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, उसके लिए क्या जो पावर मिनिस्ट्री है वो अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है, और आगे जाते हुए डायरेक्शन क्या है सर? पावर देखिए, ये प्रिकर्सर भी है और ये अपने आप में प्लेयर भी है। प्रिकर्सर इसलिए है क्योंकि बिना पावर का आपका कोई विकास नहीं हो सकता, कोई इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती। तो पावर की व्यवस्था हमने कर दी, और वो पावर का दाम ज़्यादा नहीं हो, यह भी व्यवस्था हमने कर दी। पावर पर्याप्त मात्रा में हम जनरेट करने का स्थापना कर दिए हैं, क्षमता पहुंचाने का व्यवस्था कर दिए, और दाम कम रहे इसकी व्यवस्था हमने कर दी है। इसके साथ ही साथ चूंकि हमने हर घर अगर इलेक्ट्रीफाई कर दिया है तो डिमांड हमने बढ़ाने की व्यवस्था कर दी। तो अब ये चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो,
चाहे वॉशिंग मशीन हो या हीटर्स हो, कुछ भी हो, सबकी इसका डिमांड हाँ, इस सब की डिमांड बढ़े तो ये सब इंडस्ट्री में अपने आप बढ़ोतरी हो रही। इतना जो हमने हर घर और हर गांव का कनेक्शन का मुहिम चलाया, और अब हम चला रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये उसको मजबूत करें ताकि 24 घंटा पावर सप्लाई दे सकें। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को हमने बढ़ावा दिया। हमने डिमांड बढ़ा दिया है HT लाइन्स का, LT लाइन्स का, पोल्स का, ट्रांसफार्मर्स का, सब स्टेशंस का, सबका हमने डिमांड बढ़ाया। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है उसका डिमांड बढ़ा है। हम जो ऐड कर रहे हैं अपना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, 86,000 मेगावाट ऐड किया, 35,000 मेगावाट इंस्टॉलेशन में है और हम बिड करने जा रहे हैं। तो इसमें फिर डिमांड हम बढ़ा रहे हैं, चाहे वो इन्वर्टर का हो, पोल्स का हो, तार का हो, ट्रांसफार्मर्स का हो, स्टेटर्स का हो, जितना इक्विपमेंट है उसका डिमांड हम बढ़ा रहे हैं। तो हम डिमांड बढ़ाने के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि हमारे बिना तो डिमांड बढ़ेगा नहीं। और चूंकि हम इतना अपने व्यवस्था को बड़ा कर रहे हैं तो हमारा अपना भी डिमांड है। तो इस सेक्टर से ऐसा तो लगता है कि ये सेक्टर एक की सेक्टर है हमारे इकोनॉमी को गति देने के लिए, और स्किलिंग और शायद एम्प्लॉयमेंट को भी ये बढ़ावा देगा। स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी वक्त निकालने के लिए, और शुभकामनाएं आपके आने वाले दिनों में। तो जो रिफॉर्म्स है वो लगातार जारी रहेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेसिबल बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स की दिशा है वो फिलहाल लगातार जारी है। तो इस खास मुलाकात में आज सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा, एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात।